क्यों सूरज भैया, लगाना झटका? अब बताओ ये किसने किया? बताओ बताओ। छोटू, फोन की घंटी कहाँ से आ रही है? छोटू, फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। फोन की घंटी कहाँ से आ रही है? फोन की घंटी एक काम कर, वो उसके नीचे देख, वहाँ पे। हाँ ना सूरज भैया, यहाँ तो नहीं दिख रही। वैसे सूरज भैया, आपको ये फोन की घंटी आ कहाँ से रही है? देखना, आवाज यहीं से आ रही है। देखना, मैंने कहा था ना। भाई जी, ये किसी का फोन तो ना छूट गया यहाँ पे? लगता है किसी कस्टमर का छूट गया होगा। जल्दी से उठा लीजिए, कहीं उसी कस्टमर का फोन ना हो। हेलो, हेलो भाई साहब, आपका एक फोन हमारी मिठाई की दुकान पे छूट गया है। आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम और पता बता दीजिए, हम आपका फोन वहां पे पहुंचा देंगे। छोटू, वहां से कापी और पेंसिल तो रहा जी। हेलो भाई साहब, आप बोलते क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आप अपना नाम और पता हमें बता दीजिए, हम किसी के हाथ आपका फोन आपके घर पे पहुंचा देंगे। किसी और के हाथ भेजने की क्या जरूरत है? आप खुद ही आ जाइए ना। मैं तो आपसे मिलने के लिए कब से बेचैन हूँ, और आप कह रहे हैं कि किसी और को भेज देंगे। वैसे भी बहुत नाम सुना है आपका। और आज मिलना भी हो जाएगा। अपने चाहने वालों को भी तो एक मौका दीजिए मिलने का। देखिए, ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैंने आज तक अपनी पत्नी के अलावा और किसी के बारे में सोचा तक नहीं। कोई बात नहीं, वैसे फोन पर ही सही मुलाकात तो हो ही गई है आपसे। कब से तमन्ना थी आपसे मिलने और बात करने की। कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे एक बात बताओ, आप चाहे ना चाहे पर आज से आप मेरे बारे में सोचेंगे जरूर। देखिए मैं... अच्छा, अभी नाम पता लिख लीजिए, मुलाकातें तो होती रहेंगी। जी जी बोलिए। लिखिए, वो आई नहीं। वो आई नहीं। संध्या जी, आप... पता तो लिख ही लिया है, अब नाम भी लिख लीजिए कि किसका है ये फोन। किसी ऐसे वैसे का नहीं है। मशहूर कुक सूरज जाटी का है। उसका मैं किसी से भी पूछेंगे ना तो घर तक छोड़कर आएगा। संध्या जी, तोहफा तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन छवि की परीक्षा के बाद मुझे वही चाहिए जो आपको बोला था।
राम राम राजकुमार भैया, सब ठीक है ना? राम राम भैया। कैसे हो राजकुमार बेटा? सब आपका आशीर्वाद है पुजारी जी। ये राजकुमार आपके साथ है क्या? पंडित जी ये हमारी दुकान पे काम करता है, और हाँ, ये हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही है। बड़ा नेक लड़का है बेटा ये। अरे वाह भाई राजकुमार, तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे प्रसिद्ध हो गए जैसे कि बचपन से इधर ही रहते हो। तोले भर की जबान है, अगर इंसान चाहे तो संसार में सबको अपना बना सके। आप लोग दर्शन करके आ जाइए। आज तो बड़े पंडित जी भी आए हुए हैं, तो भैया और भाभी सा के हाथों तो पूजा होने वाली है, उसकी भी बात कर लीजिएगा। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पर तू कटे जा रहा है? जी, वो मेरा शिव रक्षा स्त्रोत का 14 पाठ का नियम है, तो थोड़ा समय लगेगा। उम्र छोटी है, लेकिन देखो धर्म कर्म के काम में सबसे आगे। छोरा, तू थारो पाठ कर है, मैं लोग चला। चल छोरा। आइए बाबा। पंडित जी, अब की बार जल जुलाने में बेटा बहू का हाथों जोड़ों से पूजा करवानी है। आप अगर सामग्री लिखवा देते ना तो मैं सामान मंगवा लेती। सामग्री की सूची तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पहचान पत्र के लिए सभी का नाम देना पड़ेगा। पहचान पत्र? पहचान पत्र किस लिए पंडित जी? क्या बताएं भाभी जी, इस बार पुलिस ने जल जिलाने की सुरक्षा व्यवस्था बहुत तेज कर दी। सभी भक्तजनों के लिए नया नियम बनाया है कि जो भी मंदिर के अंदर आएगा उसे अपने साथ पहचान पत्र लाना पड़ेगा, और जो पहचान पत्र नहीं लाएगा उसे पुलिस मंदिर के अंदर नहीं आने देगी। आप भी अपना पहचान पत्र बना लीजिए ताकि आप पूजा करवा सकें। पर ये सब तो पहले ना था ना पंडित जी, मंदिर में पुलिस को क्या काम? बाबू, आपको याद है डीएसपी साहब ने क्या कहा था कि पुष्कर में आतंकवादी घुसा है, और ये लोग हमेशा ऐसी जगह को निशाना बनाते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़। कल चुका गया है, कल चुका। मंदिर में भी पाप करने से बाज नहीं आवे। निर्दोषों का खून बहाकर ना जाने इन आतंकवादियों को क्या खुशी मिले। पिछली बार जब पुष्कर में बम फटा था ना, जब तक हमारा छोरा सूरज घर न आया था ना, मेरी आत्मा कांप रही थी। न जाने किसके अपने को इन्होंने निशाना बना रखा है। मिस्टर अरविंद कोठारी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनकी पत्नी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए। हे नारायण जी, रक्षा करें सबकी। बाबू, तो पंडित जी से बात कर, तब तक मैं और संध्या जी फेरा लगा के आते हैं। हाँ संध्या जी आइए। राम राम चाचा। अरे बेटा राजकुमार, तुम कैसे हो? बस कृपा है भगवान की। रामदीन काका, आपकी बेटी की सगाई ठीक से हो गई ना? अरे तुम जैसे देवता इंसान सहायता करें तो विघ्न कैसे हो सकता है बेटा? सब कुछ ठीक ठाक हो गया। काका, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं बेटा। क्यों? देखो काका,
काम अपनी जगह और सेहत अपनी जगह। चलिए आप खाना खाइए, मैं आपका काम संभालता हूँ। अरे बेटा तुम क्यों तकलीफ करोगे? अरे काका आपने बेटा कहा ना, तो तकलीफ कैसी? आप जाइए, मैं संभालता हूँ। ठीक है बेटा। तो पुलिस वालों को शक हो गया है कि इस बार ये मंदिर हमारा टारगेट हो सकता है, इसलिए डिटेक्टर्स लगा दिए हैं। कितने भी चोंच लेकर तुम्हारी नाक के नीचे धमाका करूंगा। इस बार पुष्कर में ऐसी खून की होली खेली जाएगी कि आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी। क्या बात है संध्या जी, आपको अपने मम्मी पापा की याद आ गई ना? ये कड़वी यादें तो उम्र भर साथ रहेंगी सूरज जी। वो मनहूस दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं, जिसने अचानक रात कर दिया मुझे। जिंदगी बदल दी मेरी। मेरे जैसे जाने कितने इंसानों ने अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटे, पति पत्नी खोए और एक बार फिर वही होने जा रहे इस शहर में। हमें इसे रोकना होगा सूरज जी। संध्या जी, आपने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा था? और डीएसपी साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, और इसमें आप और हम और आम जनता क्या कर सकते हैं? हम सबको हिम्मत से, साहस से और हौसले से काम लेना चाहिए। आप चिंता ना कीजिए। सूरज जी, आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ी डाल आम जनता ही होती है। वो पुष्कर में है, इसका मतलब हमारे बीच किसी भी गली, किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर हम सब सावधान होकर अपनी आँख कान खुले रखें तो शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है। मंदिर के बिजली घर में क्या कर रहे हैं? वहाँ जाने की तो किसी को भी अनुमति नहीं है। राजकुमार, तुम पूजा के लिए मंदिर आए थे ना? फिर अंदर क्या कर रहे थे? जी तुम जानते हो ना कि अंदर जाना मना है। चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें अंदर जाना पड़ा? जी मैं बताता हूँ। दरअसल आज मेरा साथी चौकीदार आया नहीं, जिसकी वजह से खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिली, तो मैं राजकुमार बेटा को बिठाकर खाना खाने चला गया था। बड़ा ही नेक लड़का है, मंदिर के सभी लोग जानते हैं इसे। दरअसल भाभी साहब, काका के जाते ही मैंने अंदर तारों में स्पार्किंग देखी, तो आपको तो पता ही है कि मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। मैं सही करने के लिए गया था, पर अगर आपको ये गलत लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अरे थारा दिमाग तो ठीक है। मैंने छवि के फेल होने की खुशखबरी देने के लिए थारे को फोन किया था। खुश होने की बजाय तुम मारे को सच बोलने का पाठ पढ़ा रही है। क्यों री? जी कब तक झूठ पे झूठ बोलोगी तुम? हाँ, 1 महीना 2 महीना कब तक? कभी ना कभी तो वो लोग चतुरी के गांव जाएंगे और उनको सच्चाई पता चली जाएगी ना।
इससे पहले कहीं और से सच्चाई पता चले तुम ही सच्चाई बताकर माफी मांग लो। प्लीज जीजी। तू की चाहती है हाँ कि जल्लाद को अपनी गर्दन का माप दे ताकि फांसी का फंदा मारे लिए तैयार कर ले? अरे माफी तो छोड़, भाभो को अगर सच का पता चल गया ना तुम्हारे को जहर भी ना देंगी। वो थानेदानी वो तुम्हारे को जेल पहुंचा कर ही दम लेंगी। अरे सच्चाई का भूत तो पैदा होगा नहीं। थारे और मारे अलावा एक चतुरी थी जो परलोक से धार गई। बताएगा कौन? कौन? हेलो मीना भाभी। हेलो मीना भाभी। तुमने कुछ सुना? Oh yes. I heard you murmuring on the phone. मर गई मैं। इस अंग्रेज के बच्चे ने तो सब सुन लिया। देख बैंगन भैया, तू तुम्हारा भाई जैसा ही है। मैं तो कहूँ भाई ही है। देखना थारा रंग मारा रंग एक जैसा ही है। तूने जो सुना ना किसी को ना बताना, भूल जा। मैं तुझे 10,000 की साड़ी दूंगी। हाँ अगर किसी को कुछ कहना नहीं। हाँ बोल ना। No. What are you saying, Meena Bhabhi? No Hindi. Too tough. Speak to me in English. English, Meena Bhabhi. इंग्लिश पहुंच गई मीना तू। इस अंग्रेज के बच्चे ने तो कुछ ना सुना और इसका सुनना तो ना सुनने के बराबर ही है। आए। और तुझे क्या लगा था मैं थारे को 10,000 की साड़ी दे दूंगी? थारे को तो 10 रुपए का रुमाल भी ना दूं। घर को धर्मशाला बना के रखा हुआ है बिमल के भेष में बिमला। What is this Bimal and Bimla? She's a little bit crazy now. हे मारा राम जी, इतनी सारी पुलिस, कोई बात हुई है क्या? नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आज पूरा राठी परिवार मंदिर आया है? मंदिर में दर्शन करने आए थे और आने वाली झल झुलाने की पूजा भी करवानी थी ना, उसकी भी बात करने आए थे। डीएसपी साहब, इस बार खतरा कुछ ज्यादा है क्या? इतने सारे पुलिस लेकर आए आप। पुजारी जी भी कह रहे थे कि एकादशी में मंदिर में आने वाले भक्तों को पहचान पत्र दिखाने होंगे। साहब जी, अगर कोई परेशानी है तो हम झल झुलाने की पूजा नहीं करवाते हैं। हम तो सब परिवार घर में ही बैठे रहेंगे। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारा बंदोबस्त हमने आपकी सुरक्षा के लिए किया है। दरअसल क्या है कि ये आतंकवादी ऐसी ही जगह चुनते हैं जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ हो। आपको याद होगा कि मुंबई में कुछ साल पहले होटल्स पर और रेलवे स्टेशन पे हुए आतंकवादी हमले, इनका एक ही मकसद होता है कि आम लोगों के दिलों में अपने खौफ डालें, अपना डर बैठा दें। और आम जनता अगर इनसे डर गई और अपने घरों में बैठ गई तो समझ लीजिए ये प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट की हार होती है। इसलिए मेरा आप सभी लोग से निवेदन है कि आप भी हमारी मदद करें, अलर्ट रहें। किसी भी तरह का आपको शक होता है, किसी भी तरह का आपको क्लू मिलता है तो प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। देखिए, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। ये अपने काम को अंजाम देने के लिए हमारे बीच, हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में, हमारे घर में कहीं छिपे बैठे हों। देखिए, ये हमारा घर है। आतंकवाद के डर से हम इसे छोड़ के तो जा नहीं सकते। हमें भागने की बजाय हमें डटकर इनका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे डीएसपी साहब। आप अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम करेंगे। जय हो भोलेनाथ की। सर, आपने कहा था ना कि
आम जनता को सावधान रहना चाहिए और अगर कुछ भी अंदेशा हो तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। जी। सर, कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करी।